उनसे जो संवाद है, सेना के सेना जो हमारे जवान हैं उनसे संवाद हो, ये संवाद कहीं ना कहीं उन्हें लोगों तक करीब ले जाता है। पक्ष और विपक्ष हो सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये लोगों के हृदय तक पहुंचाने का काम करता है। हमारे बीच युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं सुनील जी भाई साहब, जिन्हें बहुत दिनों से जानता हूं, और हमारे बीच में भाजपा जिलाध्यक्ष हैं, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री जी हैं, जिला महामंत्री जी हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। हीरो मिश्रा जी हैं जिनकी अगुवाई में कार्यक्रम हो रहा है। एक पत्रकार बहुत बड़ा आलोचक होता है सत्ता का, तो इस समय अगर एक आलोचना करनी हो इस पूरे वन नेशन वन इलेक्शन की, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये बहुत आवश्यक है। हम इतने बड़े ज्ञानी नहीं हैं कि हम एक विषय पर सारे बिंदुओं पर चर्चा कर सकें। ये उन लोगों का काम होता है जो देश के विकास की रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं आती हैं विकास की। 1951-52 के बाद से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही समय पर हुए। अब बहुत सारी चीजें बहुत क्रिटिकल होती हैं जो लोगों को नहीं समझ में आती। कुछ लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि एक दिन में 24,000 करोड़ का चुनाव कैसे इस देश में हो जाएगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक दिन में कैसे क्षेत्रीय जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कैसे खत्म हो जाएंगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक दिन में होने वाला ये चुनाव युवाओं की राजनीति को बर्बाद कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन ये कतई उचित नहीं है कि दो पहलुओं को कह करके हम उस सिक्के की प्रतिबद्धता या उसकी प्रासंगिकता को खत्म करते हैं। सिक्का सिक्का ही होता है। मैं उस सिक्के के दोनों पहलुओं में देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में ये जो एक पूरी बात सरकार कर रही है, ये अपने हित के लिए नहीं कर रही। क्योंकि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की ही बात करूं तो इस समय क्षेत्रीय स्तर पर राजनीति करने में महारत हासिल है इस पार्टी को। लोग कहते थे नगर पालिका की पार्टी है, नगर पंचायत की पार्टी है, लेकिन इस पार्टी ने क्षेत्रीय राजनीति के सिद्धांतों को बदल कर रख दिया। अब अगर दिल्ली के चुनाव की बात करेंगे तो आप वहां से समझ सकते हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करेंगे तो आप वहां से समझ सकते हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हर जगह के चुनाव से आप एक चीज समझ रहे हैं कि देश की राजनीति किसी पार्टी की गुलाम नहीं है। वो मुद्दों, सिद्धांतों और नए विजन की गुलाम है। और एक चुनाव जब एक तारीख पर होगा तो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों के लिए और कठिन होगा। ये किसी एक पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है जिससे लगे कि ये पार्टी का कार्यक्रम, हम इस पर चर्चा करने से बचे। इसीलिए मैंने मंच में भी बैठना स्वीकार किया, क्योंकि जब तक युवा भागीदारी नहीं सुनिश्चित करेंगे तब तक पीएम मोदी का ये बयान कि मैं 100 से 500 युवाओं को चाहता हूं कि वो लोकसभा में आए, कैसे पहुंचेंगे। आप और हम तो सिर्फ इतने में ही व्यस्त हैं कि एक दूसरे को कैसे गिराएं, एक दूसरे को कैसे टांग पकड़ के खींच लें। लेकिन ये देश ऐसे नहीं चलेगा। ये देश चलेगा जब हम देश के मुद्दों पर एक दूसरे के साथ चलकर बात करेंगे। ये इसलिए आवश्यक है कि पैसे की जो बात हो रही है, बहुत पैसा खर्च होता है, वाकई में बहुत जरूरी है कि चुनाव एक समय अवधि पे हो। मैं कह रहा हूं आप 6 महीने का एक टाइम पीरियड बना लीजिए। 6 महीने में आप लोकसभा, विधानसभा, पंचायत दोनों चुनाव कराइए। ये चुनाव आप 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय भी करा सकते हैं। इससे ये तो नहीं होगा कि चुनाव की तारीखें बदल जाएंगी। बहुत आवश्यक इसलिए भी है कि जो नीतिगत फैसले होते हैं वो चुनावों के कारण बदल जाते हैं। कोई योजना आती है उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग जाती है, देश का चुनाव होता है, विकास रुक जाता है। एक युवा को चुनाव लड़ना होता है तो 20 मठाधीश चुनाव लड़ते हैं, वो युवा बैक हो जाता है। लेकिन जब एक साथ चुनाव होगा, चाहे वो पंचायत का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, तो व्यक्ति एक ही चुनाव तो लड़ेगा। एक व्यक्ति एक साल में एक ही बार तो अपना चरित्र सत्यापन कराएगा। तो ये चीजें ऐसी हैं जो युवाओं को विधानसभा, लोकसभा तक पहुंचा सकती हैं। और कोई भी युवा जब विधानसभा, लोकसभा पहुंचेगा तो साल, 2 साल, 5 साल तो ईमानदार रहेगा ना, उसको भी भ्रष्ट होने में समय लगेगा। और देश इन्हीं युवाओं के सहारे उस गति तक पहुंच जाएगा जहां तक इस देश को ले जाने की योजना ऊपर के नेताओं, पूरे जो पूर्व महापुरुष रहे उनकी और सभी लोगों की, जितने बलिदानी हैं। इसलिए बहुत सारा ना सोचते हुए ये सोचिए कि इसी देश में ये योजना, ये संकल्पना, ये सिद्धांत लागू हो चुका है। तो ये कहने वाले लोग कि इससे देश छिन्न भिन्न हो जाएगा, क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी या सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है कि किसी के जाने से कुछ दिन जिंदगी रुका करती है।
लेकिन जिंदगी का पहिया कभी नहीं रुकता, वैसे ही चलता रहता है। रेलगाड़ी का एक्सीडेंट होगा, आप लोग ट्रेन को छोड़ नहीं देंगे। हवाई जहाज क्रैश होगा तो आप लोग हवाई जहाज को नहीं छोड़ देंगे। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है तो क्या आप अपना देश छोड़ देंगे कि उन आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे? एक बात बताइए, आप क्या मुंहतोड़ जवाब देना सीखेंगे या आप ये कहेंगे कि नहीं आतंकी हमला हो गया है, अब मैं कश्मीर नहीं जाऊंगा? मैं 3 बार कश्मीर गया हूं, 370 जब हटा था तब गया था, इसके बाद अभी होकर आया हूं। जो रेल परियोजना थी उसे देखने के लिए बुलाया गया था रेलवे द्वारा। आप यकीन नहीं मानेंगे कि 370 हटने के बाद कश्मीर की वो तस्वीर बदली है जिसे मैंने डल झील में देखा है, जिसे मैंने गुलमर्ग में देखा है। घूमने वाले लोग ये बताना भूल जाते हैं वहां से आने के बाद कि आप गए और बिना डरे वापस आ गए। मेरी ट्रेन रियासी से चली थी। रियासी में विश्व का सबसे ऊंचा पुल है चिनाब ब्रिज, और वहीं पे एनजी केबल ब्रिज है जो कि देश का सबसे पहला केबल ब्रिज है रेलवे का। वो दोनों ब्रिज मोदी सरकार ने पहाड़ों के बीच में बनाए हैं, हिमालय की गोद में। ये कितनी बड़ी चीजें हैं। जब आप कश्मीर जाएंगे तब पता लगेगा कि कश्मीर पर हजारों करोड़ के बजट डकारने वाली पार्टियां आज उनको बच नहीं रहा। और जब आतंकवादियों का नया मॉडल आ गया देश में, धर्म पूछ कर मारने का, तो लोग ये कहने लगे कि ये भी कोई रणनीति होगी मोदी की। ऐसा नहीं है। जब देश पर हमला होता है तो वो राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष पर होता है, वो देश के एक आम नागरिक पर होता है। तो हमें इस पर एकजुट होने की जरूरत है और ऐसी योजनाओं को बारीक अध्ययन करिए, किसी के कहने से मत मानिए। लेकिन ये तय है कि एक देश एक चुनाव देश के भविष्य के लिए अच्छा है। अब इसको आपको जिस तरह से जिस खांचे में फिट बैठाना हो बैठा लीजिए, ये सत्य है। मैंने कश्मीर देखा है, मैं इसलिए बोल रहा हूं। उस कश्मीर में जहां पे लोग दिन में लाल चौक में डरते थे, जिस पार्टी के ऊपर यह आरोप लगता है कि वो पार्टी लाल चौक की उपज है, वो पार्टी अयोध्या की उपज है, वो पार्टी बाबरी विध्वंस की उपज है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पत्रकार नहीं कह रहा, ये वहां की मौलिक उस समय की समस्या थी जिसे पार्टियों ने उभारने का प्रयास किया। हो सकता है मुद्दा बन गया हो, लेकिन आज तो लाल चौक में आपका अनुजन्मत होकर आया ना। वहीं करबी का एक चित्रकूट का लाल पीएचडी कर रहा है कृषि विभाग में, मुझसे मिलने आया था वो लड़का। उस कश्मीर में 2 चित्रकूट वासी मिले जहां पर आतंकवादियों के द्वारा लोगों को मार दिया जाता था। वहां के पत्रकारों से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार ने अलगाववादियों पर जो पाबंदी लगाई वो इस कश्मीर के लिए सबसे पृथक रहा, सबसे मुख्य कारण रहा। और मैं मानता हूं, कुछ लोग कह रहे हैं युद्ध हो जाए, युद्ध हो जाए। कौन लड़ेगा युद्ध? आप जैसे घरों में जाति के लिए लड़ने वाले लोग, आप जैसे गृह कलेश करने वाले लोग, आप जैसे नेताओं को समय पर समझाने न वाले लोग नहीं कर सकते युद्ध। युद्ध करेगा आपका वो भाई जिसकी मौत की गिनती नहीं होगी, और आप घर में एक कैंडल जला देंगे और सो जाएंगे और कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पे नारे लग रहे हैं देश में। इस चित्रकूट में नारा लगा हिंदुस्तान मुर्दाबाद का। हमारे साथियों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। ये जरूरत है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने वाले लोग इस देश के अंदर घुस गए हैं। इस देश के अंदर इस भाईचारे को खंडित करके किसी पार्टी विशेष पर आरोप लगाने वाले लोग घुस गए हैं। ये नया आतंकवाद युवाओं को खत्म करेगा। ये नया आतंकवाद विकास के मॉडल को खत्म करेगा। एक ऐसी परियोजना, जम्मू की जो परियोजना थी, उधमपुर लिंक बारामूला परियोजना, रुक गई। क्यों रुक गई? मैं जहां जब आया था उसके 1 हफ्ते बाद मोदी जी को उसका उद्घाटन करना था। मौसम खराब था, मोदी जी उद्घाटन नहीं कर पाए, और 1 हफ्ते बाद भाई साहब वहां पे हमला हो गया। पूरी परियोजना इतने 1000 करोड़ की रुक कर खत्म हो गई। अभी होगा, शुरू होगा, लेकिन कितना बड़ा अन्याय हमारे देश के साथ है।